Hello my dear sisters and brothers, this is मोहम्मद सादिक. वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स डाउट. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा चार्ज के बारे में कि व्हाट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड हाउ टू चार्ज ए बॉडी. इसके अंदर हम लोगों ने 3 प्रोसेस देखा था कि किस तरीके से बॉडी जो है चार्ज की जा सकती है. लेकिन इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे. किसके बारे में भाई? कूलम्ब्स लॉ के बारे में. एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि जब चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं तो कितने फोर्स के कितने मैग्नीट्यूड से जो है एक दूसरे को रिपेल करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं. ओके, देखिए यहाँ पे एज्यूम करिए कि 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. ओके, बीच का डिस्टेंस इनके R है. मान लीजिए Q1 चार्ज वाले का मास m1 है और Q2 चार्ज वाले का मास m2 है. ओके, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज जो है बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब चार्ज कैरी करता है मास. क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव लिया है. आप नेगेटिव लेके भी डील कर सकते हो और पॉजिटिव नेगेटिव लेके भी डील कर सकते हो. क्लियर है? ये हमने दोनों पॉजिटिव लिया हुआ है. तो ये लाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो रिपेल करेंगे. एक्चुअली जो Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा वो कुछ इस तरीके से लगाएगा F21, इसी लाइन के अलांग और अवे, लाइन के अलांग अवे. इसी तरीके से Q1 पे जो फोर्स Q2 लगाएगा वो होगा F12, जो कि इसी लाइन के अलांग होगा लेकिन अवे होगा इस तरीके से. ओके, अगर यही Q1 Q2 में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, मतलब अनलाइक चार्जेस होती, तो फोर्स इसी लाइन के अलांग लगता है लेकिन इनवर्ट लगता है. किस डायरेक्शन में लगता है? इनवर्ट, मतलब अट्रैक्ट करती है दूसरे को. क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये फोर्सेज हैं. चलिए आइए देखते हैं कि अब कूलम्ब लॉ क्या कहता है. कूलम्ब लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 2 चार्जेस के बीच, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2. इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है. एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r². इनके बीच के डिस्टेंस के, इनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसके जो है इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ओके, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है. क्लियर है? इस तरीके से अगर कंबाइंड करके इसको लिखते हो तो Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². अगर प्रोपोर्शनल आप हटा देते हो तो क्या बन जाए? दिस इंप्लाइज दैट K Q1 Q2 अपॉन r². इस तरीके से हमें जो है एक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड का फार्मूला मिल जाता है. ओके, और ये फोर्स जो है इन दोनों फोर्स के इक्वल होता है, जो F21 का मैग्नीट्यूड है एंड आल्सो F12 का मैग्नीट्यूड जो है, मतलब ये F12 जो है दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं. दैट विल इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r². अब इनका डायरेक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है हमेशा. अगर लाइक चार्जेस हैं तो अवे होगा, ज्वाइनिंग लाइन के एलांग होगा. ओके, अगर जो है अनलाइक चार्जेस हैं जो है तो इसी लाइन, ज्वाइनिंग लाइन के एलांग होगा लेकिन इनवर्ड होगा. क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम होती है. इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. यहाँ पे देखिए जो K है, K क्या है भाई? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. ओके, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. चलिए देखिए जो है K के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं. एक्चुअली K की वैल्यू होती है K इक्वल टू 1/4πε. ओके, 4πε जो E की तरह लिखा हुआ है उसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं. क्या रीड करते हैं भाई इसको? जो है एप्सिलॉन, APSILON, एप्सिलॉन रीड करते हैं. ठीक है, ये है क्या चीज जो है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ये क्या चीज है? ये मीडियम की परमिटिविटी है. क्या है? मीडियम की परमिटिविटी है. इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो है मीडियम के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है? इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन की जो है मीडियम टू मीडियम चेंज होती है, मीडियम टू मीडियम चेंज होती है. जितना ज़्यादा किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होगा जो है K की वैल्यू उतना कम होगा. तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है उतना
डिक्रीज करेगा। और जितना जितना जो है ये कम होगा, जितना ये कम होगा के की वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज करेगा। तो इसकी वैल्यू जो सबसे कम होती है वो एयर के लिए होती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एयर की बात की जाए या फ्री स्पेस की बात की जाए या वैक्यूम की बात की जाए, तीनों को सेम ट्रीट किया जाता है, तीनों को सेम ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना। तो एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है के नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब कुछ भी नहीं भाई, कोई मीडियम यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? देखिए, हालांकि एयर और जो फ्री स्पेस होता है इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे सेम ट्रीट करते हैं। क्लियर है? ओके, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है एयर के लिए। ये कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसकी वैल्यू इस तरीके से फिक्स होती है। और जो के नॉट की वैल्यू होती है ये भी वैल्यू फिक्स होती है। के नॉट का हो चाहे के नॉट की वैल्यू कितना है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। कितना होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरीके से सिर्फ एयर के लिए फिक्स होता है, ध्यान रखना। ये सिर्फ एयर के लिए होता है, एयर या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए कहिए। ओके, इस तरीके से 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये भी जो है किसके लिए है? वैक्यूम के लिए है। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं परमिटिविटी के बारे में। हम ज़्यादा यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, परमिटिविटी के बारे में मेरा एक फुल लेक्चर होगा क्योंकि उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम बातें यहाँ पे करेंगे। देखिए, यहाँ जो परमिटिविटी है, देखिए इसका मतलब क्या है। अगर देखिए तो ये परमिटिविटी का मतलब ये है कि समथिंग अलाउ करना, अलाउ करना। तो लड़के कंफ्यूज होते हैं कि यार परमिटिविटी के इंक्रीमेंट से फोर्स की वैल्यू, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच जो है वो डिक्रीज करती है। परमिटिविटी इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है डिक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि यार यहाँ तो परमिटिविटी लिखा हो, समथिंग अलाउ करना। ठीक है, बात सही है, परमिटिविटी मीन्स यहाँ पे अलाउ करना, लेकिन किसको अलाउ कर रहा है? मीडियम के फोर्स को अलाउ कर रहा है। ये ध्यान रखो, जो है किसको अलाउ कर रहा है? मीडियम के फोर्स को अलाउ कर रहा है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस पे लगने वाले, जो उसको अलाउ नहीं बल्कि उसका अपोज करता है। देखिए कैसे ये डिक्रीज करता है, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ इसको। देखिए, जो यहाँ पे चार्ज होता है ना, जैसे देखिए यहाँ ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। ओके, जो एप्सिलॉन होता है, जैसे कि जो के की वैल्यू जो होती है, जो बीच में मीडियम होता है, चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है इन पे डिपेंड करता है। देखिए, चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है इन पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो परमिट करता है, मीडियम के फोर्स को परमिट करता है। एक्चुअली जो है, जो इस पे फोर्स लगता है, ये फोर्स का कितना होगा? जो है F21 कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। लेकिन जैसे ही मीडियम यहाँ पे डाल देते हो ना, तो इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत चार्ज होता है। कोई भी मीडियम थोड़ी बहुत चार्ज होती है उसमें। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़ा बहुत जो है। तो ये फोर्स इस पे जो है जस्ट अपोजिट लगाएगा, है, इसको बोलेंगे F मीडियम। इसी तरीके से इस पे जो फोर्स Q2 लगाएगा जो है इस तरीके से इधर लगाएगा F12, ओके, है कि नहीं? और जो मीडियम लगाएगा वो भी इधर लगाएगा F मीडियम। तो F मीडियम जो होता है ना, वो जस्ट अपोज करता, किसका? जो है जो चार्ज, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जो फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करें, उसका अपोज करता, हमेशा अपोजिट में ही आता है, इसीलिए डिक्रीज कर जाता है वो। तो ये जो परमिट की बात आ रही है, किसको परमिट करता है? मीडियम के फोर्स को परमिट करता। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मीडियम का फोर्स कितना हुआ? 0 हुआ। वैक्यूम हुआ तो मीडियम का फोर्स कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है, जैसे ही मीडियम डाल देते हो तो मीडियम का फोर्स आ जाता है। क्लियर है? ये फोर्स किसका अपोज करता है भैया? जो है ये जो अदर चार्जेस की वजह से, जो बाइस्टर्नल चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे जो है, उसके फोर्स का अपोज करता है।
जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, उसका अपोज करता है। क्लियर है? परमिट किसको करता है? जो मीडियम के फोर्स को परमिट करता है। हर मीडियम में थोड़ा बहुत चार्ज होते हैं, उसका खुद का अपना फोर्स इस पे लगने लगता है, इन चार्जेस पे। ठीक है? और वो फोर्स कैसा होता है? जो है जो एक्सटर्नल चार्ज होता है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट में होता है। जैसे इस पे लगने वाला इस डायरेक्शन में, इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में। एक्सटर्नल का क्या हुआ? जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, या यहाँ पे एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखना अपोजिट लग रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डिक्रीज करता है। ओके, चलिए अब इसको हटाते हैं। देखिए, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट किया, जरा ध्यान से देखिए उसको। ये किस फॉर्म में है? वेक्टर के फॉर्म में है? नहीं, वेक्टर के फॉर्म में नहीं, बल्कि मैग्नीट्यूड है ये। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखें भैया इसको? वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखें? ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। चलिए वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे हम बातें करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ ई। ठीक है? क्या करेंगे? वही हम ले लेंगे, जो चार्जेस थे वही चार्जेस लेंगे। देखिए यहाँ पे दिस इज Q1 और दिस इज Q2, ये R है और इनका पोजीशन वेक्टर, ये R1 पोजीशन वेक्टर है और ये R2 पोजीशन वेक्टर है। ओके, हमने R को यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, R को कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा। R मैग्नीट्यूड था हमारा शुरुआत में ही, है कि नहीं? क्लियर है? देखिए, मान लीजिए तो जो Q2 पे फोर्स होगा Q1 की वजह से, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा F21। इसी तरीके से Q1 पे जो Q2 की वजह से होगा F12। सही बात है ना? लाइन के एलान इस तरीके से अवे डायरेक्शन में। क्लियर है? देखिए यहाँ पे जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है कि नहीं, इसी को हम कह रहे हैं कि F21 फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, R को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर ट्रायंगल लॉ से आप R को लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। सही बात है ना? तो अगर आप फोर्स किस पे निकाल रहे हो? Q2 पे निकाल रहे हो, Q2 पे निकाल रहे हो ना, तो आप जो है इसका एरो इस तरीके से करेंगे। मतलब जिस पे फोर्स निकालना है उस डायरेक्शन में एरो का हेड होगा। अगर इस पे निकाल रहे हो तो एरो का हेड इधर होगा। ओके, यही करना है। जिस डायरेक्शन में जिस पे आपको फोर्स निकालना है उस डायरेक्शन में एरो का हेड होगा और दूसरे वाले की तरफ जो है टेल होगा। ओके, देखिए तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो आर की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। सही बात है ना? अब देखिए, हमें इसको मान लीजिए क्या बनाना हो, जो वेक्टर बनाना हो, F21 वेक्टर, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भैया? पहले इसको लिख लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर। ओके, क्या करते हैं, अगर हमें इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे? फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो हम क्या करेंगे? इस मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे भैया? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? मान लीजिए, जूम करिए कि कोई वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। सही बात है ना? जब आपने वेक्टर सीखा होगा 11th वाले कोर्स में, तो इस तरीके से आपने सीखा होगा कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वेक्टर हमारा कितना होगा? ये वाला देखिए, वेक्टर के ट्रायंगल लॉ से जो है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सही बात है ना? ये वाला वेक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे? ये वेक्टर हमारे पास है, जो है इसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर बना के जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे? R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। ओके, चलिए अगर इसको सही ढंग से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दैट इक्वल टू K Q1
Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस का होल क्यूब। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 पावर है तो क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हमें जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं, उसका वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा। अगर मान लो हमें Q1 पे फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, जो कुछ नहीं करना है, R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1 कर देंगे, मतलब एक्सचेंज कर देंगे। क्योंकि ये क्या होगा, हेड जो है पलटी मार लेगा, हेड जो है पलटी मार लेगा। क्लियर है? और हाँ, यहाँ पे जो Q1 Q2 की वैल्यू होगी ना, Q1 Q2 की जो वैल्यू होगी साइन के साथ पुट करेंगे। किसके साथ भैया? साइन के साथ। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 and Q2 with sign, ओके, हम साइन के साथ पुट करेंगे। क्लियर है? और एक चीज़ और देखिए जो है कि यहाँ पे जिस पे हमें फोर्स, एक चीज़ ऐसे दिमाग में रखिए, जिस पे हमें फोर्स निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है, जिसके थ्रू निकालना बाद में आता है, यहाँ भी। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। इस पे एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ, चलिए करते हैं। थोड़ी सी कुछ बातें उसको देख लें जो है। जैसे देखिए, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है, अगर ये कोई वेक्टर है जो है, कोई पोजीशन वेक्टर R है, ओके, दिस इज X एंड Y, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, जो है पॉइंट P का। क्लियर है? एज्यूम करिए कि ये X है और ये Y है, तो इसका पोजीशन क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, XY। सही बात है ना? तो R को हम कैसे लिखते हैं भाई, आप लोग जानते हैं, R इक्वल टू XI प्लस YJ। चाहे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहें या पोजीशन वेक्टर, दोनों का मतलब एक ही है। कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर भी समझ सकते हो इसको, ये कोऑर्डिनेट है ना, इसको XI प्लस YJ लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये कोऑर्डिनेट लिखना आप जानते रहो है। ओके, और एक चीज़ और जो है, जैसे मान लो कि दो वेक्टर, दो पोजीशंस हैं जिनका पोजीशन वेक्टर ये R1 है, ये R2 है। ओके, पोजीशन वेक्टर कितना है जो है, A और B का, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A और B का पोजीशन वेक्टर R1 R2 है। ओके, और मान ली हमें ये वेक्टर फाइंड आउट करना है AB। कैसे फाइंड आउट करते हैं, R2 माइनस R1। AB हमें ये फाइंड आउट करना है, तो R2 माइनस R1, और B ये फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं, पलटी मार लेगा, R1 माइनस R2। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखो और इसके बाद जो है क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्यूब है, देखो ये क्यूब है जिसके साइड की लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 1 मीटर है। कितना है भाई, 1 मीटर। ओके, एज्यूम करिए कि हर कॉर्नर पे 1 कूलम का चार्ज रख दिया जाए, 1 कूलम का चार्ज। क्लियर है? हर कॉर्नर पे 1 कूलम का चार्ज। क्लियर? ओके, और नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। चलिए जो है, एज्यूम करिए जो है कि दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, दिस इज सिक्स्थ पॉइंट,
दिस इज 7th पॉइंट एंड दिस इज 8th पॉइंट। क्लियर है? नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। अब देखिए, एज्यूम करिए कि हमें फाइंड आउट करना हो कि एफ नेट ऑन 6 पार्टिकल, 6 चार्ज, जो छठा वाला चार्ज है जो है उस पर हमें एफ नेट फाइंड आउट करना है। ओके, ये फाइंड आउट करना है। अब सोचिए जरा से, यहाँ पे जिस हिसाब से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हैं, क्या आप मैग्नीट्यूड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लेकिन आप वेक्टर का फार्मूला अगर यूज करते हो तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे, है कि नहीं? तो चलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, पहले लिख लेते हैं एफ नेट ऑन 6 दैट इज इक्वल टू f6 ड्यू टू 1, ओके, प्लस f6 ड्यू टू 2, प्लस f6 ड्यू टू 3, प्लस f6 ड्यू टू 4, प्लस f6 ड्यू टू 5, प्लस f6 ड्यू टू 7, प्लस f6 ड्यू टू 8। ओके, तो ये इन सारे फोर्सेस के थ्रू, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ही जो है एफ नेट ऑन 6 पे होगा। ओके, तो हर एक फोर्स को हम अलग अलग जो है फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ओके, देखिए, जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे, जरा देखिए जो है, जो हमने बताया था कि Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉडुलस का होल क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब हमें ये R1 R2 क्या है जो है पोजीशन वेक्टर है कि नहीं? तो हमें हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए जो है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई? 1 1 1। ओके, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए? 1 1 0। ओके, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका 0, x का 0 और y का 1, z का 0। ओके, इसका कितना होगा भाई? इसका होगा 0 1 1। ओके, एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? 0 0 1। ओके, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। क्लियर? एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 8 पॉइंट? यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल में x होगा, z होगा, y 0 होगा, x1 y0 z1। ओके, तो और इसका कितना होगा? इसका हो जाएगा 1 0 0। ओके, तो इस तरीके से जो है हर एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। तो मस्त तरीके से आप निकाल सकते हो फोर्स जो है। देखिए, यहाँ पे कुछ हम निकाल देते हैं और सभी नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। बस 2-3 निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आप जो प्रैक्टिस कर लेना अपने घर पे। ओके, तो F6 ड्यू टू 1। ओके, तो क्या लिखेंगे? यहाँ सभी पे चार्ज सेम है और कितना है? 1 कूलम्ब है। तो यहाँ Q1 Q2 कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपान, हाँ, फर्स्ट की वजह से, कहाँ फर्स्ट है? सॉरी, फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट चार्ज यहाँ पे है, ओरिजिन पे। इसकी वजह से हमें किस पे निकालना है? 6 पे, है कि नहीं? तो R2 क्या हो जाएगा? R2 हमारा 6 हो जाएगा। R1 कितना हो जाएगा? ये ओरिजिन वाला पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0, मतलब I प्लस जे प्लस के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I प्लस जे प्लस के, ठीक है, मॉडुलस का होल क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा I प्लस जे प्लस के। क्लियर है? यहाँ आप रखोगे क्या? √3 के पावर √3 हो जाए, हाँ, √3 के पावर 3 होगा। ओके, इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो F6 ड्यू टू 2। ओके, क्या हो जाएगा? ये तो सेम होगा। ओके, सेकंड की वजह से सेकंड पे कहाँ है? सेकंड वाला कहाँ है भाई? सेकंड वाला यहाँ पे है, ठीक है। इस पे मैं फाउंड करना है, दिस इज द R1, दिस इज द R2। ओके, तो ये माइनस ये करेंगे ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो I वाला 0 हो गया। 1 माइनस 0 1 माइनस 0, तो केवल J और K का बचा, ठीक है। तो लिखेंगे J प्लस K मॉडुलस का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा J प्लस K। क्लियर? तो इस तरीके से तो F6 ड्यू टू 3, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू K 1 का स्क्वायर अपान, चलिए देखते हैं 3 कहाँ है भाई? यहाँ पे है। तो 3 का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 1 0,
ओके, तो दिस इज द R1 एंड दिस विल बी R2। ओके, तो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, केवल k का बचेगा। तो यहाँ पे k मॉडुलस का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k। क्लियर है? इसी तरीके से आप लिख सकते हो f6 ड्यू टू 4, दिस इज इक्वल टू k1 का स्क्वायर, ये सेम होगा। ओके, अब यहाँ नीचे लिखते हैं 4 की वजह से 4 कहाँ है भाई, 4 यहाँ पे है। कितना कॉर्डिनेट्स में 0 1 0। ओके, व्हाट इज द R2 1 1, हमें R2 तो हमेशा यही होगा 1 1 1, R1 कितना हो जाएगा 0 1 0। ओके, क्या करेंगे R2 माइनस R1, 1 माइनस 0 1 हुआ, मतलब I 1 माइनस 1 0 हुआ, मतलब J वाला 0 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 0 K। ओके, तो यहाँ हो जाएगा I प्लस K मॉडुलस का होल क्यूब, यहाँ पे I प्लस K। तो इस तरीके से सभी फाइंड आउट करने के बाद जो सबको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद I वाले के साथ ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा J वाले के साथ और K वाले के साथ। इस तरीके से I J K के फॉर्म में हो जाएगा, कुछ यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई रहेगा। क्लियर है? चलिए हटाते हैं इसको। थोड़ी सी हम बातें करते हैं उसकी। जो हमने फोर्स निकाला पॉइंट चार्जेस पे, देखिए जैसे हमने कहा कि जो एक्चुअली कूलम्स लॉ वैलिड है ना पॉइंट चार्ज के लिए है। किसके लिए? पॉइंट चार्ज। यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, पॉइंट एक्चुअली जो है रिलेटिव टर्म है, पॉइंट जो है रिलेटिव टर्म है। अब देखिए जैसे कि कोई स्फेयर है, कोई स्फेयर है जिसका मान लीजिए एक छोटा सा स्फेयर है, एक इतना बड़ा स्फेयर है, तो इसके कंपेरिजन में ये पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा, इसके कंपेरिजन में ये पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा, है कि नहीं? साइज के कंपेरिजन, जैसे मान लीजिए ये 1 मीटर का है ये, या कि 100 मीटर का है, इसका रेडियस कितना है 100 मीटर है, इसका रेडियस मान लीजिए 0.1 mm है कि नहीं? तो इसके इस स्फेयर के कंपेरिजन में ये छोटा वाला स्फेयर जो है पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा। ओके, और एक चीज जो है कि जैसे हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे कूलम्ब फोर्स का, तो वहां पे F क्या है? F इक्वल टू K1 Q2 अपान R स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जो है, जैसे एज्यूम करिए कि दो स्फेयर्स हैं इस तरीके से, इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस R है। ओके, और एज्यूम करिए कि इस पे आपने चार्ज दिया हुआ है प्लस Q1 और यहाँ पे प्लस Q2। ओके, इस पे डिस्ट्रीब्यूट है और इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, अब देखिए अगर R जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इनके किसके जो है इनके रेडियस के कंपेरिजन में R बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए एक यहाँ रख दीजिए, एक मुंबई में रख दीजिए इस तरीके से, ठीक है, और इसका रेडियस मान लीजिए 1 मीटर का हो, तो ये जो स्फेयर्स होंगे जो है पॉइंट की तरह काम करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे भैया? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये 0.01 मीटर का है, ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो है पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बड़ा सा स्फेयर है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है जो एज ए कम्पेयर टू इसके रेडियस के जो है एज ए कंपेरेबल है जो है, ये 1 मीटर का है, ये 0.01 मीटर का है, कंपेरेबल है जो है कि नहीं? लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए, ये डिस्टेंस का बहुत बड़ा हो जाए तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करे। जैसे जो है कि ये जो है 1000 मीटर हो जाए, ये डिस्टेंस जो है 1000 मीटर हो जाए, और ये जो है 0.001 मीटर हो जाए, और ये भी इसी तरीके से 0.001 मीटर हो जाए। तो इस तरीके से 1000 के कंपेरिजन में इनका रेडियस बहुत छोटा है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने इतना लिया जो है, इसको इतना कर दीजिए जो है 1 मीटर कर दीजिए, तो ये कंपेरेबल होगा, तो फिर ये जो है पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं पॉइंट चार्ज यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है? कंपेरेबल है, कंपेरेबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता है। यहाँ पे जो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, चार्जेस के बीच के डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो हटाता हूँ मैं इसको। देखिए जिसे हमने यहाँ पे एक लिया था, थोड़ा सा मैं मैकेनिक्स की बात करूँगा यहाँ पे, कि यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, और इनके जो मासेस थे M1 M2 हैं, है कि नहीं? अगर
इस दोनों चार्जेस को हम एक सिस्टम मान ले, ये एक सिस्टम हो, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है जो है F21, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F12 है कि नहीं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। F21 और F12 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है जो है, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा भाई, F नेट सिस्टम इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। सही बात है ना। अब देखिए नेट फोर्स, अगर किसी सिस्टम पे आपने सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा होगा कि अगर कोई सिस्टम है उस पर नेट फोर्स 0 है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है जो है, अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो कंटिन्यूस रेस्ट पे होगा, अगर इनिशियली मोशन में है तो कंटिन्यूस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मोशन करता रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जैसे क्या हुआ, जो हमने चार्ज को ऐसे रखा, जब चार्ज को ऐसे रखा जो है तो इनिशियली क्या रेस्ट पे थे जो है, इनिशियली रेस्ट पे थे, और फिर जब छोड़ेंगे तो क्या होगा जो है, देखिए सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है लेकिन चार्जेस पे फोर्स है। इस चार्ज पे कितना फोर्स है F21, इस चार्ज पे कितना नेट फोर्स है जो है F12 है। Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितना है F12, Q2 चार्ज पे नेट फोर्स कितना है F21 है कि नहीं, लेकिन सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, चार्जेस पे नेट फोर्स 0 नहीं है। इसीलिए जब आप इनको ऐसे रख के छोड़ते हो ना तो ये Q1 Q2 एक्सलेट करना चालू कर देते हैं इस लाइन के एलांग। Q1 करेगा F21 डायरेक्शन में जो है और Q2 करेगा F21 डायरेक्शन, सॉरी ये Q1 करेगा F12 डायरेक्शन में जो है और Q2 करेगा F21 डायरेक्शन में, मतलब इसी लाइन के एलांग जो है फोर्स के डायरेक्शन में जो एक्सलेट करना चालू कर देते हैं Q1 Q2। क्लियर है, Q1 Q2 एक्सलेट करना चालू कर देते हैं। इसका मतलब कुछ टाइम बाद जो है इनका स्पीड कुछ हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास शुरू में स्टार्टिंग में रुका हुआ था, रेस्ट पे था, तो बाद में किसी भी टाइम पे जो है हमेशा, मतलब किसी भी टाइम मतलब हमेशा जो है रेस्ट पे ही रहेगा। तो VCOM इक्वल टू 0। एज्यूम करिए किसी टाइम पे जो है ये यहाँ से x2 पहुँच जाता है, मतलब है यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ कहीं पहुँच जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ से जो है यहाँ x2 पे पहुँच जाता है, मतलब है यहाँ कहीं पहुँच जाता है, यहाँ कहीं पहुँच जाता है, यहाँ। क्लियर है। एज्यूम करिए कि इसका स्पीड, इसको x1 करिए, इसका स्पीड v1 है यहाँ पे और यहाँ पे जो है v2 है, मतलब यहाँ पे भाई इस पॉइंट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डेंस ना हो, आपको समझ में आए पिक्चर जो है, ठीक है। तो यहाँ v1 v2 वेलोसिटी इनकी हो जाती है और x1 x2 जो है अपने पोजीशन से वो जो है दूर चले जाते हैं। क्लियर है। तो देखिए जब सेंटर मार्क, जब F नेट किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी सिस्टम पे F नेट 0 होता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम कहेंगे कि PI इक्वल टू PF क्या है किसी भी टाइम पे, ठीक है। PI कितना है 0 है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे थे, तो PF कितना हो जाएगा M2V2 माइनस M1V1 है कि नहीं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो M1V1 दिस इज इक्वल टू M2V2, सही बात है ना। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाता है। एक इक्वेशन और आप लिख सकते हो M1x1 इक्वल टू M2x2। क्लियर है। दूसरा इक्वेशन यहाँ से ले सकते हो, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास पे में लिखा था उसी तरीके से आप लिखते हो इसको भी, इसको भी। इस तरीके से दो इक्वेशन मिलते हैं। यहाँ कोई अननोन करके जो है कुछ भी जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर है। बस इतना ही बताने का मेरा पर्पज़ था और इसको हटाते हैं। अब बातें करते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की, जो कूलम्बिक फोर्स है उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स का मतलब Fe या उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर है। पहला क्या होगा जो है ये कंजर्वेटिव होता है। कैसा फोर्स है भैया, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ऐसा फोर्स जिसके थ्रू वर्क डन पाथ पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करे, ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी ऐसा फोर्स जिसके थ्रू वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं जो है कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड बात करते हैं, ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कैसा होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। देखिए हम
उन दो फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। हम उन दो फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। और तीसरी की बात क्या होती है जो है कि ये जो है डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हों, डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हों। देखो बात करते हैं हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। जैसे यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, इस पे जो फोर्स लग रहा था कितना था F21, इस पे जो फोर्स लग रहा था Q2 के थ्रू जो कितना था जो है F12, है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे जो दोनों फोर्सेज हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, पहला चीज जो है, और दोनों फोर्सेज जो है, दोनों फोर्सेज का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। और किसके एलांग लग रहे हैं जो है, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के एलांग ही लग रहे हैं, है कि नहीं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। देखो यहाँ ये M1 पे लग रहा है और ये M2 पे लग रहा है। तो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए किसी एक पेयर ऑफ फोर्स को जो है क्या रिक्वायरमेंट है जो है कि पहली बात जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे लगे, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हों। तो देखो ये डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है और सेम लाइन ऑफ एक्शन के लंग अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो तीनों के तीनों जो है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो है फुलफिल कर रहा है, इसलिए जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। एक्ट्स ऑन टू चार्जेस, एक्ट्स बिटवीन करो, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये दो चार्जेस के बीच में ये कहो कि दो चार्जेस पे लगता है, ऐसे करो तो और ठीक रहेगा। एक्ट्स ऑन टू चार्जेस, ये दो चार्जेस पे लगता है, ओके। और क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस सेम। मतलब जो दो चार्जेस पे लग रहे थे, जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये दो फोर्सेस है ना, दो चार्जेस पे लग रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। और क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन सेम, इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम एंड अपोजिट, ऐसे कॉमा करके करो, सेम अपोजिट एंड along line joining सेंटर्स, ओके। और कुछ हो सकता है। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है ना, ये फोर्थ और फिफ्थ वाली, सॉरी ये फिफ्थ हो गया ना, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। ध्यान दो, जो है जो ये फोर्थ और फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी कंबाइंडली जो है, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, जो है सेंट्रल फोर्स। जिन फोर्सेस में ये प्रॉपर्टी होती है उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हो गई है। और हम थोड़ी सी बात करते हैं उसकी जो है ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बात करते हैं, ओके। उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, r डिस्टेंस पे मास m1 है, यहाँ पे m2 है, ओके। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe, व्हाट इज दिस इज K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 के बीच में, G m1 m2 अपन r स्क्वायर, ओके। G आप जानते हो क्या है, जो है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से अगर एयर है जो है, तो k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर। ओके, देखिए जो के होता है, के किस पे डिपेंड करता है? सिमिलर, अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज की। आइए हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं। सिमिलरिटीज, ओके, जरा ध्यान से देखिए जो है कि दोनों के दोनों जो है कंजर्वेटिव फोर्स हैं। पहला सिमिलरिटी क्या हुआ जो है? कंजर्वेटिव, दोनों क्या है? कंजर्वेटिव। सेकेंड सिमिलरिटी क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर को, एक्शन रिएक्शन पेयर है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो फोर्स इस पे लगेगा ये तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। m1 पे m2 के थ्रू जो फोर्स लगेगा ऐसे होगा, और m2 पे m1 के थ्रू जो फोर्स लगेगा वैसे होगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव ऑलवेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है देखिए दोनों डिफरेंट फोर्स, दोनों डिफरेंट बॉडी से फोर्सेज लग रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्लियर है? और अगर थर्ड की हम बात करें जो है तो क्या लिख सकते हैं? दोनों जो है एक्स along line of joining center। ठीक है, दोनों के साइड में लगते हैं जो है कि जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होते हैं उनके सेंटर्स की जो है उनके उसी के अलांग लगते हैं। ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखिए जो Q1 जो m1 पे लग रहा है और m2 पे लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरीके से जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q1 Q2 पे जो लगता है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, ये तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और क्या होता है सिमिलरिटी भाई? कुछ और हो सकता है? हाँ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एफ ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से एफ जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस क्या होगा भाई? देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमें क्या होता है? रिपल्सिव हो सकता है एज वेल एज अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बातें करें ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। हमेशा जो क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, तो हम पहला लिखेंगे एफ ई ऑलवेज एफ ई मे बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ओके, लेकिन जो एफ जी होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। सेकंड बातें कर लेते हैं। देखिए जो एफ जी होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो जी होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे एफ ई की बात करें तो मीडियम टू मीडियम चेंज होता है, क्योंकि के की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो हम ये लिख सकते हैं जो है एफ ई डिपेंड्स अपॉन मीडियम बट एफ जी डोंट। ओके, बस इतना ही रहने दीजिए, हटाते हैं इसको। चलिए आइए बातें करते हैं थोड़ा से उसके बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक थियरी और है जो है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज़ है कि लिमिटेशन क्या है किसका जो है? कूलम्स लॉ का। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स
ला। इसका लिमिटेशन क्या है, पहला देखिए जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ एक्सटेंडेड चार्ज, एक्सटेंडेड, इसी को कंटिन्यूअस चार्ज आप कह सकते हो। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये वैलिड बिल्कुल नहीं। जैसे देखिए दो स्फीयर्स हों, इन पे आपने प्लस Q1 चार्ज दिया हुआ है, इस पे प्लस Q2 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए वैलिड ये नहीं है, ठीक है। ये पास पास रखे हुए हैं, बहुत दूर नहीं रखे हुए हैं। जो मैंने कहा था कि हाँ बहुत दूर है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, ये पॉइंट चार्ज की तरह हो, वो ऐसा नहीं है, सिंपल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस पे। और सेकंड बातें करते हैं। सेकंड बात में कि बोथ पॉइंट चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। देखिए कुछ लोग इस सेंटेंस को गलत इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं ना कि हमेशा दोनों रेस्ट पे हो। देखिए दोनों यहाँ पे लिखा हुआ हाँ कि मस्ट बी एट रेस्ट जो है दोनों, लेकिन एक अगर रेस्ट पे, अगर दोनों रेस्ट पे है तो भी सही है, एक रेस्ट पे है एक मोमेंट में है तो भी सही है, तो भी वैलिड है, हैं? तो यहाँ पे इफ वन एट रेस्ट एंड अदर मूव, तो ये यहाँ पे वैलिड है। लेकिन यहाँ पे इफ बोथ मूव, यहाँ पे वैलिड नहीं है। अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो भी चलेगा, एक रेस्ट पे एक मोमेंट पे है तो भी चलेगा, अगर दोनों मोमेंट पे है तब नहीं चलेगा। क्लियर है? तो इसको हटाते हैं। आइए थोड़ी सी क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ अभी, एक क्वेश्चन हुआ है जो वेक्टर वाला था, वेक्टर के फॉर्म पे। थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड FE मिनिमम है, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मिनिमम वैल्यू सच दैट टू चार्जेस आर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। क्लियर है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? दो चार्जेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, तो उनके बीच जो है जो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये 1 मीटर है। तो अगर हम फोर्स का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, K1 Q2 अपान 1 स्क्वायर, है कि नहीं? सही बात है ना? तो K की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब देखिए हमें इसको मिनिमाइज़ करना है, FE मिनिमम, इसको मिनिमाइज़ करना है। ये वैल्यू फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया, 1 स्क्वायर फिक्स हो गया। अब किसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं? अगर इसको मिनिमाइज़ करना है तो Q1 Q2 को मिनिमाइज़ करिए। तो Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ दिया नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है चार्ज का? अरे फंडामेंटल चार्ज भाई, क्या हो सकता है? फंडामेंटल चार्ज। कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है कि नहीं? दोनों हम क्या कर लें, जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले ले, तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फंडामेंटल चार्ज भाई। कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का होल स्क्वायर, इतना न्यूटन, यही होगा। ये एक बार पूछा गया है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन इसी टाइम पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ FE एंड FG between two electrons kept at some distance apart। ओके, कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है
2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है, जबकि दोनों जो है कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए और क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और k की वैल्यू दिया हुआ है 9 × 10⁹। यहाँ पे जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31 kg, और g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, तो अगर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं r डिस्टेंस पे मान लीजिए, ओके, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, Fe K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज द Fg, G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, r तो सेम होगा दोनों के लिए ना। ओके, तो फाइंड आउट रेशियो Fe अपॉन Fg क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2 वैल्यू पुट कर दीजिए। K की वैल्यू कितना होगा भाई, 9 × 10⁻9 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 Q2। दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों पे चार्ज सेम होगा, तो यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर इस तरीके से। इसकी वैल्यू उठा के पुट कर लो ना हो, 1.6 × 10⁻19 कूलम का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जी की वैल्यू रख लो, कितनी हो जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 M2। दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का मास सेम होगा, कितना होगा ऊपर दिया हुआ ये 9 × 1 10⁻31 का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली 10⁻42 आता है। इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा आएगा। देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आएगा भाई, बहुत ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा ही है। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि a charge Q is divided into 2 parts and place at some place at certain distance, and then find the values of charges for Fe max। इसका मतलब क्या हुआ जो है कि एक चार्ज क्यों है जिसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, वो पार्ट बताए नहीं गए हैं जो है, और वो जो है सर्टेन डिस्टेंस पे पुट कर दिए गए हैं। ठीक है, और उनके बीच के मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कह रहे हैं उन चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, इस तरीके से अगर इस तरीके से एक चार्ज एज्यूम करिए x है, तो अगला कितना हो जाएगा q - x। सही बात है, इनके बीच का डिस्टेंस x है जो कि फिक्स r है। तो ये क्या है, ये फिक्स है, उन्होंने दिया हुआ है, सर्टेन है। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, kx इंटू q - x ओके अपॉन r स्क्वायर। ओके, देखिए अब हमें Fe के जो है मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो है हमें क्या करना है, जो है यहाँ पे r क्या है, r तो यहाँ पे सर्टेन है, फिक्स है जो है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, q भी फिक्स है, k भी फिक्स है, तो सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है जो है। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिएगा फंक्शन होता है y का x के रिस्पेक्ट में, y के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx = 0 करते हैं ना। इसी तरीके से Fe के मैक्सिमम वैल्यू के लिए dFe/dx दैट इक्वल टू 0 है कि नहीं। फॉर Fe max हम क्या करेंगे,
डी एफ ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो कर लो जो है डी एफ ई अपॉन डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, इसको के एक्स को अंदर ले जाओ तो के क्यू एक्स जो है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो के क्यू बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा जो है 2kx, है कि नहीं। और नीचे तो भैया आर ही रहेगा, दैट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये आर चला जाएगा और यहाँ से के चला जाएगा, तो ये हमें देगा जो है q माइनस 2x इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू q/2। देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, q/2 हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू उठा के पुट करिए, ये भी कितना हो जाए k/2 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें फाइंड आउट हो जाता है। आज यहीं तक।